हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को रोहित का नमस्कार। पीओके में हालात बेकाबू हैं। लोग अचानक आजादी के लिए पागल हो उठे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्से से उबलती भीड़ के सामने पाकिस्तानी पुलिस ने हथियार डाल दिए हैं। जनता का आक्रोश सातवें आसमान पर है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को चारों ओर से घेर लिया है और हालात ऐसे बना दिए जिनकी कल्पना ना तो शहबाज ने की होगी और ना ही मुनीर ने। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस आजादी की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान अब नया खेल खेल रहा है। पूरे इलाके में इंटरनेट को बैन कर दिया गया है, पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है और टूरिस्टों को पास फटकने तक की इजाजत नहीं है। शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां बरसाई जा रही हैं और खून से जमीन लाल हो रही है। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों अचानक पीओके के लोग इस कदर भड़क उठे हैं? क्यों वे एक 48 सूत्रीय आंदोलन की मांग पर अड़े हैं? और उन मांगों में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान सुनने तक को तैयार नहीं है? और जब संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए तो वहां भारत ने ऐसा क्या वार किया कि पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया? और उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रौद्र रूप से कैसे प्रहार किया कि पूरा विश्व हक्का बक्का रह गया? आगे हम जानेंगे कि इस वक्त गाजा में कुछ मुस्लिम देश अपने सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वहां इजराइल के खिलाफ गाजा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और इसी संदर्भ में पाकिस्तान की क्या तैयारी है? क्या पाकिस्तान भी अपनी सेना को गाजा भेजने वाला है? आखिर पाकिस्तान की सरकार ने इस मसले पर क्या कहा है, ये हम आगे बताएंगे। आगे हम बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में जब तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी तो अब पाकिस्तान ने तुर्की को कौन सा रिटर्न गिफ्ट दिया है। ये चर्चा तेजी से हो रही है और हम देखेंगे कि वो गिफ्ट पाकिस्तान के लिए किस तरह फायदेमंद सिद्ध होगा। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले पीओके में पुलिस का सरेंडर और जनता का गुस्सा सुनिए। तो देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हालात इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठे हैं। यहाँ की जनता लंबे समय से गरीबी, बेरोजगारी और पाक सरकार की नीतियों से परेशान थी, लेकिन अब उनका गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। जनता इस्लामाबाद से भेजी गई पुलिस पर टूट पड़ी। पुलिस वालों को घेर लिया, उनके हथियार छीन लिए और कई जवानों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गई ताकि उनका डर खत्म हो सके। हालात बिगड़ते देख पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने मोर्चा संभाला और भीड़ को काबू करने के लिए अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। आंसू गैस के गोले दागे गए जिससे पूरा इलाका धुएं और चीखों से भर गया। नीलम ब्रिज से लेकर मुजफ्फराबाद तक हिंसा और तनाव की लपटें फैल गई। इस दौरान एक दुकानदार को गोली लगी और उसकी मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। अचानक पूरे इलाके में खौफ का माहौल बन गया। लोग घरों में दुबक गए और पीओके की सड़कों पर सिर्फ गोलीबारी और दहशत की आवाजें गूंजती रही। अब यहां से आगे की जानकारी आप देखिए इस रिपोर्ट में। धन्यवाद। सभी साथियों को टीम प्लैनेट पर का नमस्कार। अब जरा इंटरनेट बंद और चौतरफा हड़ताल की बात सुनिए। तो पीओके में ये विरोध शांत सहम से आगे बढ़कर खुले संघर्ष जैसा रूप ले चुका है। जब बड़ी संख्या में लोग शटर डाउन और चक्का जाम जैसी हड़तालें कर देते हैं तो इसका मतलब सिर्फ नाराजगी दिखाना नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को ठहराने की रणनीति भी होती है ताकि सरकार पर दबाव बढ़े। इंटरनेट और मोबाइल बंद कर देना अक्सर राज्य की उस रणनीति का हिस्सा होता है जिसमें सूचना का प्रवाह रोककर विरोध को फैलने और बाहरी दुनिया तक पहुंचने से रोका जाए ताकि प्रदर्शन का संगठन कमजोर पड़े और दृश्य प्रमाण कम हो। दूसरी तरफ जनता की भीड़ ने पुलिस को घेरा, हथियार छीने और शांति से आगे बढ़कर सड़कों पर कब्जा कर लिया, जिससे स्थिति और संवेदनशील बन गई। ऐसे मौके पर सुरक्षा बल अक्सर कड़े कदम उठाते हैं। काउंटर प्रदर्शन रोकने के लिए बल प्रयोग, आंसू गैस और बटालियन तैनात करना, और इससे हिंसा और बढ़ सकती है। आपने कहा कि दुकानदार की मौत और दर्जनों घायल हुए हैं। इससे स्थानीय लोगों में भय, गुस्सा और बदले की भावना फैल सकती है और नियंत्रण बहाल करने के लिए दोनों तरफ ज्यादा कड़ा दमन और ज्यादा प्रदर्शन होने का जोखिम साथ में आता है। नतीजतन मानवीय टोल बढ़ने, अर्थव्यवस्था ठहरने और सामान्य नागरिकों की दैनिक जिंदगी के बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे हिस्से में यह समझना जरूरी है कि जब किसी क्षेत्र में राजनीतिक नेतृत्व या स्थानीय समितियां सड़कों पर उतरकर व्यापक जन समर्थन का आह्वान करती हैं तो वो सिर्फ एक चाल नहीं होती, बल्कि लंबे समय की शिकायतों, बेइंतहा रोष और उम्मीदों का संगम होती है।
अवामी एक्शन कमेटी जैसे स्थानीय नेता जनता को एकजुट होने बुला रहे हैं। इससे विरोध का तात्विक स्वर आजादी या सत्ता को चुनौती जैसा बन सकता है और राज्य इसे एक अलग किस्म के खतरे के रूप में देखता है। इसलिए सूचना पर कड़ा पहरा और पत्रकारों और पर्यटकों की एंट्री रोकी गई है। पर जब सूचना बंद हो तो बाहरी निगरानी और निष्पक्ष कवरेज घटती है और जो वीडियो दीवारों पर या सोशल मीडिया पर छलकते हैं वे ही घटनाओं की एकमात्र गवाही बनते हैं, जिससे गलतफहमी और अफवाहें भी तेजी से फैल सकती हैं। भीड़ की मनोदशा, पत्थरबाजी, जवानों के साथ धक्का मुक्की और मशाल जुलूस जैसी घटनाएं बताती हैं कि आंदोलन में भावनाएं चरम पर हैं और अगर किसी भी ओर से संयम नहीं दिखेगा तो ये जल्दी ही और बड़े उपद्रव या दमन में बदल सकता है। इस सब का सबसे बड़ा दुखद पहलू ये है कि आखिरकार सबसे ज्यादा चोट आम नागरिकों, दुकानदारों और परिवारों को ही पहुंचती है। इसलिए ऐसी स्थितियों में तुरंत शांतिपूर्ण वार्ता, सम्मानजनक जरूरतों की पहल और तात्कालिक मानवीय राहत की व्यवस्था जरूरी होती है ताकि आगे ज्यादा जानमाल का नुकसान रोका जा सके। अब जरा सरकार से टकराने वाला 48 सूत्री आंदोलन के बारे में जान लीजिए, जो पीओके की जनता की गहराई से जुड़ी नाराजगी और उनके आत्मसम्मान की लड़ाई को दिखाता है। लोगों ने जो 48 सूत्री मांग पत्र इस्लामाबाद को सौंपा है, उसमें सिर्फ आटे और बिजली की सब्सिडी जैसी आर्थिक राहत की बातें नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को बदलने वाली मांगें शामिल हैं, जैसे शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को खत्म करना ताकि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप कम हो और स्थानीय जनता को असली प्रतिनिधित्व मिले, कश्मीरी अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार हटाना ताकि समानता कायम हो, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं ताकि आम आदमी की जिंदगी बेहतर बने, न्यायपालिका सुधार ताकि अदालतें जनता की आवाज सुने। जनता का गुस्सा इसलिए और बढ़ा क्योंकि 2 साल पहले इसी तरह का समझौता हुआ था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया, जिससे लोगों को लगा कि उनकी बातें सिर्फ वादों में दफन हो जाती हैं। इसके अलावा मंगला डैम से बिजली पैदा होने के बावजूद घरों में अंधेरा रहना और बढ़ती महंगाई बेरोजगारी ने इस आंदोलन को और विस्फोटक बना दिया। अब ये सिर्फ महंगे बिलों का सवाल नहीं, बल्कि इज्जत, हक और बराबरी का मुद्दा है। इसलिए ये आंदोलन पाकिस्तान के पूरे राजनीतिक ढांचे को चुनौती देने वाला तूफान बन गया है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ, एक ही जगह पर, एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा संयुक्त राष्ट्र में टकराव और टेररिस्तान पर पाकिस्तान की तिलमिलाहट सुनिए। तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक टकराव का एक उदाहरण है। भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपने भाषण में सीधे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन ये साफ कहा कि दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा ढांचा हमारे पड़ोस में है और भारत सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ किसी भी कीमत पर सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम हमले का भी जिक्र किया ताकि ये दिखाया जा सके कि आतंकी नेटवर्क अभी भी सक्रिय है। इसके बाद भारतीय राजनयिक रेनपाला श्रीनिवास ने पाकिस्तान को इशारों में टेररिस्तान कहा, यानी एक ऐसा देश जिसकी पहचान अब आतंक से जुड़ गई है। इस टिप्पणी पर पाकिस्तान के प्रतिनिधि मोहम्मद राशिद भड़क गए और बोले कि भारत पूरे पाकिस्तान का अपमान कर रहा है और उसका नाम बिगाड़ रहा है। पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए भारत पर पड़ोसियों को अस्थिर करने और क्षेत्र में तनाव फैलाने के आरोप दोहराए। यानी ये बहस सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि भारत की आतंकवाद विरोधी सख्त नीति और पाकिस्तान की सफाई देने की कोशिश का सीधा टकराव था, जिसने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दोनों देशों की दुश्मनी को खुलकर दुनिया के सामने ला दिया। अब जरा गाजा में पाक सेना की तैनाती पर टॉप लीडरशिप का फैसला सुनिए। तो गाजा युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर इस्लामाबाद में गहन मंथन चल रहा है। विदेश मंत्री इशाक डार ने साफ किया कि फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और सैनिक भेजने का निर्णय सिर्फ पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व यानी सरकार और सेना मिलकर करेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई शांति योजना पर चर्चा हुई, जिसमें मुस्लिम देशों ने मिलकर यह तय किया कि युद्ध विराम कराया जाए, गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाई जाए, जबरन विस्थापन को रोका जाए और लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए। इस मॉडल में यह विचार रखा गया है कि गाजा का प्रशासन स्थानीय फिलिस्तीनी एजेंसियों के हाथ में रहे, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शांति बल मौजूद हो। इंडोनेशिया ने तो 20,000 सैनिक देने का प्रस्ताव भी रख दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पाकिस्तान इस प्रक्रिया में कितना और किस रूप में शामिल होता है। दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान के लिए फैसला सिर्फ गाजा से जुड़ा नहीं, बल्कि अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ा है। अगर पाकिस्तान इसमें भूमिका लेता है तो उसे वॉशिंगटन यानी अमेरिका से कूटनीतिक और आर्थिक मदद मिल सकती है और खाड़ी देशों के साथ उसके रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं।
लेकिन पाकिस्तान की अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर है, आंतरिक सुरक्षा संकट झेल रही है और सीमाओं पर भी लगातार तनाव है। ऐसे में सेना और सरकार बिना सोचे समझे सैनिक भेजने का जोखिम नहीं उठाएंगे। डार का बयान इसी संतुलन को दिखाता है। उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि साफ किया कि पाकिस्तान तभी आगे बढ़ेगा जब शांति सेना की शर्तें, जिम्मेदारियां और अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट पूरी तरह साफ होंगे। यानी इस्लामाबाद मौके को भी देख रहा है और खतरे को भी, और हर कदम रावलपिंडी यानी पाकिस्तानी सेना के गणित के साथ ही आगे बढ़ेगा। तो अब जरा तुर्की के नाम पाकिस्तान का तोहफा जानिए। तो पाकिस्तान ने तुर्की को एक तरह से तोहफा दिया है ताकि दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हों। ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था। अब पाकिस्तान ने उसी का रिटर्न गिफ्ट देते हुए कराची इंडस्ट्रियल पार्क में तुर्की को 1000 एकड़ जमीन बिल्कुल मुफ्त देने का ऐलान किया है। इस जमीन पर तुर्की की कंपनियां एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी निर्यात केंद्र बनाएंगी, जहां से वे आसानी से उत्पादन करके दूसरे देशों को सामान भेज सकेंगी। पाकिस्तान ने इन कंपनियों को टैक्स में छूट, सस्ती सुविधाएं और एक्सपोर्ट इंसेंटिव जैसे कई फायदे भी देने का वादा किया है। इसका सीधा मकसद ये है कि तुर्की का निवेश पाकिस्तान में आए, वहां उद्योग लगे, रोजगार पैदा हो और दोनों देशों का आपसी व्यापार $5 अरब तक बढ़ाया जा सके। यानी पाकिस्तान ने कूटनीतिक दोस्ती को आर्थिक समझौते में बदलने की कोशिश की है। अब जरा एर्दोगान से मुलाकात और डेलीगेशन की स्टडी टूर जानिए। तो पाकिस्तान तुर्की के सफल मॉडल को अपनाकर अपने देश में निवेश खींचना चाहता है। अप्रैल 2025 में शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को कराची में जमीन देने का ऑफर दिया था। इसके बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल तुर्की गया और वहां के एक्सपोर्ट जोन को बारीकी से देखा कि वे कैसे काम करते हैं। तुर्की में पहले ऐसे जोन सरकार चलाती थी, लेकिन अब उन्हें निजी कंपनियां मैनेज करती हैं, जिससे निवेशकों को ज्यादा सुविधा और भरोसा मिलता है। वहां निवेशकों को 20 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ता। उन्हें सस्ती जमीन, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं बिना रुकावट मिलती हैं, जिससे कारोबारी माहौल बहुत आसान बन जाता है। पाकिस्तान अब यही फॉर्मूला कराची में लागू करना चाहता है, ताकि विदेशी निवेशक आसानी से आकर्षित हों, उद्योग लगाएं, रोजगार पैदा करें और देश की डूबती अर्थव्यवस्था को थोड़ी मजबूती मिले। अब जरा खाड़ी और सेंट्रल एशिया तक आसान ट्रांसपोर्ट देखिए। तो कराची में बनने वाला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पाकिस्तान और तुर्की दोनों के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। जैसे ही ये जोन तैयार होगा, तुर्की की कंपनियों को वहां से सेंट्रल एशिया और खाड़ी देशों तक माल भेजना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की लागत अभी जहां $4000 प्रति टन तक पहुंचती है, वहीं इस जोन से सिर्फ $1000 प्रति टन रह जाएगी, यानी 3 गुना बचत। इसका सीधा फायदा ये होगा कि तुर्की की कंपनियां सस्ता और तेज एक्सपोर्ट कर पाएंगी और पाकिस्तान की जमीन पर उद्योग भी फलेंगे फूलेंगे। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस डील से उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था को नई जान मिलेगी, विदेशी निवेश आएगा और रोजगार बढ़ेंगे। साथ ही ये समझौता सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति और कूटनीति की डोर भी है, जो अंकारा और इस्लामाबाद के रिश्तों को और मजबूत करके दोनों देशों को भारत के खिलाफ एकजुट रखने का काम करेगी। अब जरा एफटीए की तैयारी और पाकिस्तान का बड़ा दांव सुनिए। तो कराची में तुर्की को दी गई 1000 एकड़ जमीन सिर्फ कारोबार या निवेश का मामला नहीं, बल्कि भू राजनीतिक चाल है। पाकिस्तान तुर्की को अपने साथ जोड़कर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ उसका समर्थन करता रहे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुला साथ दिया था। अब पाकिस्तान उसी मदद का आर्थिक इनाम दे रहा है ताकि रिश्ते और गहरे हों। तुर्की की कंपनियों को सस्ती जमीन, टैक्स छूट और आसान एक्सपोर्ट की सुविधा देकर पाकिस्तान 2 फायदे साधना चाहता है। एक तरफ तुर्की का भरोसा जीतकर उसे अपने पाले में बनाए रखना, और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा मजबूत करना। यानी असली मकसद ये नहीं है कि तुर्की यहां कितना निवेश करेगा, बल्कि यह है कि कराची की ये जमीन पाकिस्तान और तुर्की के रिश्ते को ऐसा रणनीतिक गठजोड़ बना दे जो सीधे भारत के खिलाफ नए शतरंज की बिसात तैयार करे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।